नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं यत्न के बारे में। यत्न किसे कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यत्न प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न है, यानी कि वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास, जो कोशिश किया जाता है उसे यत्न कहते हैं। अर्थात वर्णों को बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उस कोशिश को ही यत्न कहा जाता है। इस प्रकार यत्न को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आभ्यंतर यत्न। तो किसे कहते हैं आभ्यंतर यत्न, आइए जानते हैं। वर्णोत्पत्ति से पूर्व किया गया प्रयास ही आभ्यंतर यत्न कहलाता है। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्णों की उत्पत्ति से पूर्व जो हम प्रयास करते हैं उनको बोलने के लिए, वही आभ्यंतर यत्न है। स्पर्श तथा मुख्य आकृति के आधार पर भी इनको आभ्यंतर यत्न कहा गया है। यानी कि इनको बोलने पर हमारा मुंह की जो आकृति है वो किस प्रकार से होती है, कितना मुंह खुलता है, कितना बंद रहता है, इस आधार पर भी इनको आभ्यंतर यत्न का नाम दिया गया है। आगे है, आभ्यंतर यत्न को प्रयत्न के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आभ्यंतर यत्न को प्रयत्न के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं बाह्य यत्न के बारे में। किसे कहते हैं बाह्य यत्न? वर्णोत्पत्ति के अनंतर किया गया प्रयास, यानी कि वर्णों की उत्पत्ति के बाद में जो हम प्रयास करते हैं, वर्णों का उच्चारण करने के बाद में जो हम उनको स्पष्ट रूप से बोलने के लिए जो प्रयास करते हैं, उसे बाह्य यत्न कहा गया है। स्वर तंत्रियों तथा श्वास के आधार पर, यानी कि स्वर तंत्रियों और श्वास के आधार पर भी इनको बाह्य यत्न नाम दिया गया है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। नोट, प्रयत्न शब्द का प्रयोग केवल आभ्यंतर यत्न के लिए ही किया जा सकता है, न कि बाह्य यत्न के लिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्रयत्न शब्द का प्रयोग किस यत्न के लिए किया जाता है, तो इसका जवाब होगा आभ्यंतर यत्न के लिए। किस यत्न के लिए दोस्तों? आभ्यंतर यत्न के लिए। तो प्रयत्न शब्द का जो प्रयोग है वो केवल और केवल हम आभ्यंतर यत्न के लिए ही कर सकते हैं, बाह्य यत्न के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आभ्यंतर यत्न जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आभ्यंतर यत्न दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आभ्यंतर यत्नों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है स्पृष्टम, द्वितीय है ईषत् स्पृष्टम, तृतीय है विव्रतम, और चतुर्थ है ईषद् विव्रतम, और पंचम है संवृतम। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से वर्ण इनके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें स्पृष्टम की। तो स्पृष्टम के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं? तो क से लेकर के म तक, क से लेकर के, क वर्ण से लेकर के म वर्ण पर्यंत तक कुल जो 25 वर्ण हैं, ये 25 वर्ण अपने स्पृष्टम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि कादयो मावसान है, क आदि यानी कि क प्रारंभ से लेकर के म अवसान यानी कि म पर्यंत तक कुल जो 25 वर्ण हैं, इनको हम स्पष्ट वर्ण कहते हैं। इसके आगे हैं ईषत् स्पृष्टम। इसके अंतर्गत जो अपने अंतस्थ वर्ण आते हैं, यानी कि जिनको बोलने पर जो प्राणवायु है वो मुंह के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है। ऐसे कुल 4 वर्ण हैं, य, व, र और ल। ये जो 4 वर्ण हैं इनको हम कहते हैं ईषत् स्पृष्टम। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और इनका जो क्रम है वो संस्कृत में यही रहता है, य, व, र और ल। ये क्रम कई बार पूछा गया है कि जो संस्कृत में ईषत् स्पष्ट वर्ण है या जो संस्कृत में अंतस्थ वर्ण है, उन वर्णों का क्रम क्या होता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि य, व, र और ल, ये क्रम तो होता है इनका संस्कृत में,
और हिंदी में इनका क्रम अलग होता है। हिंदी में इनका क्रम कैसे होता है? ये, रे, ल और व। ये जो क्रम होता है दोस्तों, ये होता है अपने हिंदी के अंदर। अब बात करते हैं विवृत की। विवृत तो इसके अंतर्गत आते हैं ए, ऋस्व ई, ऋस्व उ, री और री, ए, ओ, ऐ और औ। इस प्रकार से ये जो कुल नौ जो स्वर हैं वो अपने विवृत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन है 13 है। तो ये 13 किस प्रकार से हैं? ये जो 13 है, ये 13 है किस प्रकार से है? ये जो ए है इसका दीर्घ रूप यानी कि ए और आ, दो तो ये हो गई, और ये ऋस्व ई और ये दीर्घ ई, और ऋस्व उ और दीर्घ उ, ऋस्व ई और दीर्घ री। तो 9 तो ये हो गए, 9 और ये 4, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से ये जो 13 वर्ण हैं ये अपने विवृत के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इनको ये कई बार 9 भी पूछे जाते हैं। अगर 9 ऑप्शन में नहीं हो, 13 हो तो आपको 13 सही मानने हैं, और अगर 13 ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 9 सही मानने हैं। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं ईषद विवृत वर्णों की। तो इसके अंतर्गत अपने जो ऊष्म वर्ण होते हैं वो ऊष्म वर्ण ही ईषद विवृत वर्ण कहलाते हैं, जो कि श, श, से और है। ये जो अपने 4 वर्ण हैं ये वर्ण है ईषद विवृत वर्ण। इनकी संख्या 4 है दोस्तों। अब हम बात करते हैं संवृत की। तो संवृत किसे कहते हैं? दोस्तों संवृत में केवल एक वर्ण की गणना की गई है। वो कौन सा वर्ण है? ऋस्व ए। जो ऋस्व है उसका लौकिक प्रयोग की दशा में संवृत होता है, यानी केवल हम अगर ये से ए लिखें तो यह केवल ए जो है वो संवृत कहलाएगा। परंतु व्याकरण की प्रक्रिया की दशा में विवृत ही होता है। व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विवृत ही होता है। तो व्याकरण की प्रक्रिया दशा कौन सी है? यानी कि ये ए केवल ए ऐसा रहेगा तो ये कहलाएगा संवृत। तो ए धन ए दोनों मिलकर के बनते हैं दीर्घ आ। जब ये दीर्घ आ बन जाता है तो ये दोस्तों कहलाएगा विवृत। क्या कहलाएगा? विवृत कहलाएगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीप धन अवली। मैंने यहाँ पे लिखा दीप धन अवली। तो इधर भी पे में ए जुड़ा हुआ है और इधर ऑलरेडी ए है। तो ए धन ए दोनों मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ आ बन जाते हैं। तो इस दशा में यानी कि अपनी जो संधि प्रक्रिया है, इस संधि प्रक्रिया में व्याकरण की दशा में ऋस्व ए और ऋस्व ए मिलकर आ बनता है, जो कि आ जो है वो विवृत स्वर के अंतर्गत विवृत के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना आज आभ्यंतर यत्न के बारे में। इसी प्रकार अपने हम जो है अगले वीडियो में जानेंगे अपने बाह्य यत्न के बारे में। इसमें एक फैक्ट है दोस्तों जो कि मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्येक स्वर और व्यंजन दोनों का जो आभ्यंतर यत्न है वो दोस्तों एक है। प्रत्येक स्वर और व्यंजन दोनों का आभ्यंतर यत्न दोस्तों एक ही है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यानी कि जो अपने समस्त स्वर हैं वो स्वर तो आते हैं अपने विवृत के अंतर्गत केवल ए को छोड़ करके, और अपने जो ऊष्म वर्ण है वो ऊष्म वर्ण आते हैं ईषद विवृत के अंतर्गत। और इसी प्रकार से जो अपने स्पष्ट वर्ण है इसके अंतर्गत आते हैं अपने कैसे लेकर के म तक कुल 25 वर्ण। और आ जो है वो प्रक्रिया की दशा में यानी कि व्याकरण की दशा में विवृत ही होता है। इसका आपका ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का अपना ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और रही बात बाह्य प्रयत्नों की,
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।